Dear students, in today's video, which is the video number 2 of the sixth and last poem of Flamingo textbook, Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich, we will discuss I will give you the explanation rather of the poem, and also we will discuss about the various poetic devices used in this poem, Aunt Jennifer's Tigers, which has been, as I told you in the first video, written by Adrian Rich. Now let us begin. Stanza number 1. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Now, Aunt Jennifer's tigers prance and move across a screen or wall. इन जो Aunt जेनिफर के टाइगर्स हैं वो एक स्क्रीन या एक दीवार पर इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं या जंप कर रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं. They are bright colored like the golden yellow jewel topaz. They are the denizens or dwellers or inhabitants of green forests. They are not afraid of the man standing under the tree. They are well groomed, shining and running fast on the panel with confidence. वो आज़ादाना इस पैनल पर घूम रहे हैं. ये बिल्कुल भी इंसानों से खौफजदा नहीं है जो दरख्तों के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि इस सरसब्ज़ जंगल के बाशिंदे हैं और ये बहुत ही चमकीले हैं. जिस तरह टोपैज एक किस्म का पत्थर है जो गोल्डन येलो ज्वेल है, उसी की तरह ये चमक रही है. तो here Aunt Jennifer has knitted images of tigers on the panel. They are not real or living tigers. The images of tigers are created by Aunt on the panel with her own hands. The tigers represent her dreams. Her desire is to be free from fear and oppression that control her life and wants to become brave like tigers. यानी जो Aunt Jennifer है उसने ये इमेजेस जो हैं टाइगर्स की ये खुद पैनल पर बनाई है अपने हाथों से, एम्ब्रॉयडरी वर्क करके. ये हकीकी टाइगर्स नहीं है, जिंदा टाइगर्स नहीं है. तो ये ऑन्ट ने बनाई है पैनल पर अपने हाथों से, और इनका मतलब है इन टाइगर्स का ये उसके ख्वाब हैं. उसकी ख्वाहिश है कि वो खौफ और जुल्म से आज़ाद हो और वो अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल कर सके. वो इन टाइगरों की तरह बहादुर बनना चाहती है. This was stanza first. Now stanza second. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, and even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer's hands are moving about her wool to create beautiful images of tigers. तो उसके जो हाथ हैं वो वूल पर तेज़ी के साथ चल रहे हैं और वो टाइगर्स की खूबसूरत तस्वीरें बना रही है. बट द मूवमेंट इज़ नॉट ईजी एंड स्मूथ. लेकिन उसकी हरकत जो है ये बहुत आसान और एक जैसी नहीं है. Aunt finds the ivory needle very hard to pull through wool. तो उसकी जो नीडल है जिससे वो ये इमेजेस बनाती हैं वूल से, तो उसको बहुत ही मुश्किल से इस नीडल को चला रही है. द अंकल्स वेडिंग बैंड सीम्स वेरी हैवी ऑन हर हैंड. क्योंकि जो अंकल का शादी का वो बंधन है, जो या दूसरे लफ्ज़ों में शादी की जो रिंग है जो उसने उसकी उंगली में पहनाई है, वो बहुत ही भारी लग रही है उसके हाथों में. शी फील्स बर्डनड विद हर मैरिटल और वेडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. और ऑन्ट जेनिफर को अपनी इस शादी के बंधन से या शादी की जिम्मेदारियों से, अज़दवाजी जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है. Aunt always fears from her husband. जो aunt है ये हमेशा अपने हस्बैंड से डरती है. Her marital life is burden for her. और उसकी जो ये अज़दवाजी ज़िंदगी है ये उसके लिए मुसीबत बन चुकी है, एक बोझ बन चुकी है. Through this sentence, the point wants to carry the fact that a woman does not feel ease to carry the marital life. तो इस स्टेंजा में हमें ये पोइट एड्रियन रिच समझाने की कोशिश कर रही है कि जो एक औरत है ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है
उसमें ये अपने आप को आसान या सुकून महसूस नहीं कर रही है. हर ह्यूमर डज नॉट मैटर बिफोर हर हस्बैंड. उसका जो ह्यूमर है वो उसके हस्बैंड के सामने कोई मायने नहीं रखता है. शी फील सो मच सब्जेक्टेड दैट द मैरिटल बॉन्ड इज़ अ बर्डन और हर. वो इतना अपने आप को तंग महसूस करते हैं कि ये जो शादी का बंधन है, अज़दवाजी बंधन है, ये उसके लिए एक किस्म का बोझ महसूस हो जाता है. दिस आल्सो विद आंट जेनिफर. और यही हालत आंट जेनिफर की भी है. तो नाउ स्टेंजा थर्ड. When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with aureoles she was mastered by the tigers in the panel, will go on prancing proud and unafraid. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. The final stage reveals Aunt Jennifer will remain terrified always in her life as well as after her death. जो ये आखिरी लाइन है, जो आखिरी स्टेज है, ये हमें ये समझाती है कि जो ऑन्ट जेनिफर है ये हमेशा इस ज़िंदगी में खौफज़दा तो रहेगी ही, लेकिन मौत के बाद भी ये खौफ उससे दूर नहीं हो जाएगा. शी विल बी कॉन्फिडेंट विद अनप्लीजेंट पेनफुल एक्सपीरियंसेस आफ्टर हर डेथ बिकॉज शी इज़ मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड. क्योंकि उस पर उसके शौहर या खामद का जो दबाव है, तो वो उससे वो शादी की मौत के बाद भी इन नाखुशगवार और तकलीफ दे तजुर्बात से दो चार रहेगी. द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन जंपिंग. लेकिन जो टाइगर्स या जो टाइगर उसने पैनल पर अपने हाथों से बनाए हैं वो लगातार उछल कूद करते रहेंगे. यानी वो आज़ाद रहेंगे. उसके दिमाग में उसकी ख्वाहिशें या ख्वाब उमड़ते आएंगे, लेकिन उनका कोई ताबीर नहीं होगा. दे विल बी प्राउड एंड अफ्रेड एंड अनअफ्रेड. और जो ये टाइगर्स हैं ये लगातार फ़ख्र महसूस करेंगे और बिल्कुल खौफज़दा नहीं हो जाएंगे. Dear students, this was the explanation of the poem. Now next we will learn about the poetic or literary devices in the poem Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. Now let us start. The first poetic device used in the poem is imagery. Imagery means a sensory experience or creating a picture with words only for the readers or imagination is the literary term that refers to the five senses for language and representation. Imaginary includes fear-stricken, depressed wife, magnificent tigers. तो ये तीन इमेजेस इस्तेमाल हुए हैं. फियर से खौफज़दा है, डेप्रेस्ड वाइफ है, मैग्निफिसेंट टाइगर्स है. तो ये हमें हमारे जहन में इमेजेस पैदा करते हैं. उसके बाद है मेटाफर. It describes an object or an action in such a way that isn't literally true or is used to indicate indirect comparison between completely different things. So the comparison here is, for example, bright topaz. Now number third is alliteration. It refers to the repetition of the same letter or sound, and they consist of closely connected words used when a series of the words have the same letter or sound. For example, sleek, chivalric, certainty, or fingers fluttering, or prancing proud. Same first word. फिर number 4 है symbolism. It shows the ideas and qualities and is a literary device which uses symbols. यहाँ सिंबलों का इस्तेमाल होता है, such as words, people, signs, settings, or abstract ideas in other ways. तो एग्जाम्पल है heavy wedding band, tigers as untamed free spirit. Number 5th device is personification, type of figurative language where non-human beings are described as having human characteristics. For example, tigers are being given qualities like pride, confidence, and unafraid of humans men. These are all human qualities and they have been attributed to the tigers, and this is personification. Now, last device, hyperbole, this is exaggeration.
They consist of claiming statements or claims that are not meant to be taken literally. For example, exaggeration of heavy wedding band. तो रिंग का ज़्यादा वजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसने लिखा है इसके लिए हैवी का इस्तेमाल, हैवी वर्ड इस्तेमाल किया है. This is an exaggeration. तो such exaggeration is called hyperbole. With this we conclude towards today's lecture. Have a nice day.